जितनी कठिन होती है पहाड़ों की जिंदगी, उतनी ही मुश्किल है यहाँ की पॉलिटिक्स। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आज हम उत्तराखंड के आने वाले चुनावों पर श्वेत पत्र पेश करने वाले हैं। अपने गठन के बाद से ही हर 5 साल पर उत्तराखंड ने एक अलग सरकार को चुना है। इस बार क्या कामकाज के आधार पर बीजेपी यह दावा कर सकती है कि वो इतिहास को यहां पर बदल देगी, या फिर कांग्रेस की चुनौती यहां पर कड़ी है? क्या है उत्तराखंड के लोगों के मुद्दे? पेश है श्वेत पत्र। यहां गंगा यमुना की धार है, बद्री विशाल और बाबा केदार है, हरि की नगरी हरिद्वार है, आस्था के मंत्र है, सनातन आदि अनंत है, धरा की देवभूमि है ये, लोकतंत्र की रणभूमि है ये, चुनावी रण प्रचंड है। अब चुनाव में उत्तराखंड है। पूरी दुनिया में कंपनसेशन दिया, मैंने लिस्ट निकाल कर पार्लियामेंट में रख दी, कहा ये देखो मरेंगे मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कुलदेवता, हमारी कुलदेवता, हमारी ग्राम देवता, हमारी ग्राम देवता, भारत माता, हमारे पूर्वज, हमको शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे, जय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, भारत माता की। राज्य में चुनाव है तो धर्म पर सियासत का दांव। भगवाधारियों की ये वही धर्म संसद है जो हरि की नगरी हरिद्वार में हुई, जिसकी चर्चा देश के राजनीतिक संसार में हुई। सवाल उठे कि धर्म की धरा पर धर्म का ये कैसा रंग? सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और सारे धर्म हमारे को हम सभी धर्मों के प्रति जो है उदार हैं। पिछले 10 मिनट में आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का केवल एक एजेंडा है कि जनता की बात ना की जाए, केवल धर्म और धर्म की बात करते रहो। पूछने की जरूरत ही ना पड़े किसी को कि विकास हो रहा है नहीं हो रहा। कांग्रेस पुरानी पार्टी है और आजादी के समय से है, तो सबसे पहले धर्म की राजनीति की अगर हम बात करें तो कांग्रेस से बड़ा गुनाहगार इस देश में कोई हो नहीं सकता है, जिसने देश का विभाजन धर्म के आधार पर कर दिया। उत्तराखंड की अनुमानित आबादी इस समय 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है। आबादी में 83% हिंदू हैं, करीब 14% मुसलमान। राजनीतिक लिहाज से उत्तराखंड यूपी नहीं है कि धार्मिक ध्रुवीकरण से 20% बनाम 79% को लामबंद करके चुनाव जीता जाए। इसीलिए सवाल है, आखिर हिंदुत्व के नाम पर उत्तराखंड में बवाल क्यों? मरेंगे मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। धर्म संसद बहुत चर्चा में आया। जिस तरीके से दिसंबर में जो आयोजित हुआ वहां पर कुछ बयान हुए, और भी कई बयान हुए, कुछ मुसलमानों के खिलाफ, कुछ क्रिसमस मनाने पर धमकी देने की लेकर। इसको लेकर आपका स्टैंड क्या है? नहीं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और सारे धर्म हमारे को हम सभी धर्मों के प्रति जो है उदार हैं और कहीं ऐसी बात नहीं है। अगर कहीं पर हम सभी की सुरक्षा के लिए, सभी की शांति के लिए, सभी की सद्भावना के लिए हम लगातार काम करते हैं और ऐसा कोई हमारा मत नहीं है। हमारी सरकार न्याय के सिद्धांत पर काम करती है, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं। पर ऐसे बयान सही है दिए जाना ऐसे मंचों पर? नहीं, मैंने कहा कि हम सरकार के स्तर पर जहां पर भी आएगा हम न्याय के सिद्धांत पर काम करते हैं, हम तुष्टीकरण की बात नहीं करते। उत्तराखंड का गठन इस उद्देश्य के साथ हुआ था कि पहाड़ों की मुश्किल चोटियों में बसे लोगों तक सड़क पहुंच सके, बिजली जल सके, पहाड़ की जिंदगी भी आम जिंदगी जैसी चल सके। इतने साल की सरकारी चाल में विकास कहां तक पहुंचा, ये जनता बता रही है। यहाँ पर कैसे फैसिलिटीज वगैरह हैं? मैम अगर देखो, अभी मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं सिर्फ वही प्रॉब्लम बता सकती हूँ जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं।
तो जैसे आप हमारे एरिया में जाओगे तो पहली बात तो ये है कि बच्चों का स्कूल बहुत दूर है, पहुंचने में बहुत प्रॉब्लम होती है, रास्ते भी सही नहीं है, रोड भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि परसों एक प्रोग्राम हुआ था स्कूल में ना, तो उसमें क्या किया गया था कि बच्चों को टैब बांटे गए, पर गवर्नमेंट टैब तो बांट रही है, पर इस बात का कोई ध्यान ही नहीं है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे नेटवर्क आते भी हैं या नहीं आते हैं। मतलब आपको नेटवर्क के लिए आजकल जब ऑनलाइन क्लास हो रही थी कोविड के टाइम पे, तो नेटवर्क के लिए हमें इतनी दूर दूर जाना पड़ता था, जैसे ऊपर पहाड़ियों में चले जाओ नेटवर्क के लिए, तो सरकार उस तरफ तो देखती है नहीं। और जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो उस टाइम पर वो ये सब टैब बांट के ये सारे ड्रामे दिखाते हैं, बस बाकी उनका कोई ऐसा कोई ध्यान नहीं है। ये देहरादून के पास का इलाका है, शहर से बहुत दूर नहीं, लेकिन यहाँ के लोग बता रहे हैं कि शहर के करीब होने का खास फायदा नहीं मिला। बदलता देखा है उत्तराखंड को, जब से उत्तराखंड बना है तब से कुछ सड़क, बिजली, पानी ऐसी चीजें? हाँ, कई क्षेत्रों में तो हमने देखा है, लेकिन कई क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जो इस चीज़ से वंचित हैं। क्या बेहतर देखा, क्या खराब देखा? बेहतर हमने थोड़ा स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर देखा, थोड़ा सड़क के इसमें बेहतर देखा है, और थोड़ा जो गरीबों को थोड़ी परेशानी हुआ करती थी पहले, वो थोड़ा दूर होती जा रही है धीरे धीरे जी। और क्या बेहतर देखना चाहते हैं? और बेहतर यही देखना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है, ठीक है, वो अपने चर्चों पे तो बोल देती है, लेकिन वो धरातल पे भी काम होना चाहिए। मुझे अच्छा तो क्या, हमारे गांव में तो अभी तक रोड नहीं आई, देहरादून के इतने टच होते हुए भी, और हमें तो अभी तो वही सामना करना पड़ रहा है जो पहले ज़माने करते थे। हमने बच्चों को पैदल ले जा रहे हैं, हमारे स्कूल नहीं है यहाँ नज़दीक, पैदल ले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। तो सबसे पास के अस्पताल जाने में कितना समय लग जाता है? मैम हमारा तो दूनी हॉस्पिटल है, कम से कम 24 किलोमीटर दूर है यहाँ से। यहाँ इस इलाके में विकास हुआ है? मैम विकास तो क्या हुआ है, देख ही रहे आप, रोड अभी तक बनी नहीं है इनकी, और विकास ये है कि थोड़ा बहुत हुआ है, तो ज़्यादा तो हम कुछ कह नहीं सकते इसमें, विकास तो कुछ हमें मतलब धीरे धीरे हो रहा है? धीरे धीरे हो रहा है, बहुत धीरे हो रहा है। तेज रफ्तार, हाई स्पीड वाली, फुल स्पीड चाहिए जी। विकास का हाल और उसकी चाल तो जनता बता रही है, वैसे सरकार भी कुछ खास मुद्दों पर जोर लगा रही है। वो मुद्दा है हिंदू आबादी का, हिंदुत्व का। एंटी कन्वर्जन बिल को और कड़ा करने की आवश्यकता क्या इस समय आपको महसूस हो रही थी? हाँ, निश्चित रूप से ये तो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि देखिए उत्तराखंड का ये पर्यावरण की दृष्टि से, यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से इसको हम मजबूती से लागू करेंगे। खतरा ऐसा दिख रहा था कि वो सरकारी सर्कुलर भी देखा हाँ, हमने, जनसंख्या का घनत्व तो बढ़ रहा है और आपराधिक गतिविधियां न बढ़े, ये शांत है, यहाँ पर लोग जो है शांति से रहना चाहते हैं, पीसफुल रहना चाहते हैं, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से यहाँ पर जो है हर प्रकार की मजबूती है, उसका स्वरूप बिगड़े ना, इसलिए उसको और मजबूती से काम करने की जरूरत है। और हमने कहा है कि हम जो है उसको और कड़े रूप में लाएंगे। धर्म आधारित राजनीति को उत्तराखंड में 2016 से ही धार दी जाने लगी थी। उस समय सत्ता में थी कांग्रेस और मुख्यमंत्री थे हरीश रावत। 19 दिसंबर 2016 को उत्तराखंड सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों के लिए एक ऐलान किया। सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को जुमे की नमाज पढ़ने के लिए 1.5 घंटे की छुट्टी का ऐलान किया था। तभी से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि चुनाव में बीजेपी इसे भुनाने से पीछे नहीं हटेगी। 2017 में यही हुआ और अब 2021 की राजनीति भी धर्म की धुरी पर दौड़ी जा रही है। भाजपा ने उत्तराखंड के विकास का भाग्य बदलने के बजाय केवल अपने मुख्यमंत्री बदले। एक बेचारे को तो अभी तक ये नहीं बता पाए कि वो वित्त मंत्री भी थे। बजट सत्र के दौरान जब वो पायलट कर रहे थे अपने वित्त विधेयक को, वो समय उनको बुला करके यहाँ कह दिया, नाउ यू आर आउट, यू आर नो मोर चीफ मिनिस्टर। जो भी हमने कहा था कि हम करेंगे, हम वो सब चीजों को धरातल पर ला रहे हैं। सीधे सीधे हम उनको शासनादेश निकाल रहे हैं, वित्तीय प्रबंधन कर रहे हैं और उन योजनाओं पर काम शुरू कर रहे हैं। कोई सा ऐसा हमने हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, हमने उनसे कहा था कि हम आपका जो गोल्डन कार्ड से संबंधित कैशलेस में जो उनको परेशानी आ रही थी, उस परेशानी का हल करेंगे। हमने उन सब परेशानियों का हल कर दिया, यानी कि जो भी हमने कहा है हम कर रहे हैं। उत्तराखंड में विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेर रहा है। इनमें एक मुद्दा धार्मिक भी है।
आस्था के स्थलों पर सरकारी नियंत्रण का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा और आखिरकार उत्तराखंड सरकार को एक यू टर्न लेना पड़ा चार धाम देवस्थानम बोर्ड एक्ट को लेकर। जो तीर्थ पुरोहित और जो पंडा समाज है वो खुश तो इससे बहुत हुआ। अब उत्तराखंड का जो पुरोहित समाज है और आम लोग हैं वो सरकार के इस यू टर्न को किस तरीके से देख रहे हैं। उत्तराखंड में तीर्थ पुरोहित और साधु संतों की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी सरकार ने भले ही देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम बोर्ड के फैसले को वापस ले लिया हो, लेकिन चुनाव को देखते हुए इस मुद्दे पर अभी भी सियासत जारी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनके चलते ही सरकार ने अपने निर्णय को वापस लिया। इस बात का पक्ष धर रहा हूं, व्यवस्था कोई भी हो उसे आस्था में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन आस्थावानों का भी एक कर्तव्य बनता है कि उन आस्था के मंदिरों को, आस्था के धर्म स्थानों को इस तरह से बनाए रखें ताकि लोगों की श्रद्धा बनी रहे, लोगों की आस्था बनी रहे। 2021 के उत्तराखंड चुनावी रण में पार्टियों के झंडे तो लहरा ही रहे हैं, साथ ही धर्म की ध्वजा भी लहरा रही है। पहाड़ों में विकास का पर्याय बहुत अलग होता है, विकास के मायने बहुत बढ़कर होते हैं। पहाड़ों में विकास का सीधा मतलब हो जाता है कनेक्टिविटी, यानी एक अस्पताल से कनेक्टिविटी, एक स्कूल आप किस तरीके से पहुंच सकते हैं, सभी सुविधाओं से आपके गांव की दूरी कितनी हो जाती है और वो विकास धरातल पर कैसा नजर आया है ये आंकड़ों से नहीं बल्कि लोगों के मन में झांकने से पता चलता है। गोलजू की यो पवित्र धरती कुमाऊं में आपू सबे भाई बहन को म्यार नमस्कार। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत। हमको वोट दो, हम तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे, हम तुम्हारे बच्चों को नौकरी देंगे। देवभूमि उत्तराखंड इस समय प्रचंड प्रचार की भूमि बनी है। अपनी अपनी दावेदारी है, अपनी तैयारी है। सरकार विकास की लहर पर सवार है तो विपक्ष का वार भी जोरदार। स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए मैं देवभूमि में आता हूँ, है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। सबके तर्कश में अपने अपने तीर और हाथ में कमान है। मैंने लिस्ट निकाल कर पार्लियामेंट में रख दी, कहा ये देखो ये है पंजाब के 400 किसान। यहाँ प्रदेश ही नहीं देश प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं के विकास के वादों वाले बयान। उत्तराखंड में टूरिज्म सेक्टर का हो रहा विकास पूरी दुनिया में योग के लिए बढ़ रहा आकर्षण वो उत्तराखंड की धरती पर ही खींच करके लाने वाला है। पर्यटकों के लिए बढ़ रही सुविधाएं, होम स्टे अभियान इस दशक को उत्तराखंड का दशक बना के रहने वाले हैं। लोकतंत्र के चुनावी मेले में राजनीतिक कारोबार है, वार पलटवार है, जनता को अपने साथ लाने का प्रयास भी जोरदार है। कुमाऊं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। देश के लोग, ये जो बर्बादी लाने वाले लोग रहे हैं ना, उनका कच्चा चिट्ठा खोल चुके हैं। 5 साल बाद सरकार बदल देना उत्तराखंड में परंपरा रही है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि उसके राज में विकास की लहर चली। सरकार का दावा है कि उत्तराखंड इस बार इतिहास बदल देगा और एक नया ही इतिहास लिख देगा। चुनाव के समय में तेजी से मुख्यमंत्रियों को बदलना, क्या आपकी पार्टी एक बहुत बड़ा रिस्क ले रही है? नहीं, देखिए कभी कभी ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं और पार्टी की सरकार वही है, वही सरकार है, वही पार्टी है, सब कुछ वही है, बस चेहरा बदल गया, युवा चेहरा हो गया है। हाँ, आप युवा कहिए या कोई भी, चेहरा मेरा आ गया है, बाकी सरकार वही है, नीतियां वही हैं। चूंकि मैंने क्रिकेट से ही तुलना शुरू की थी तो यहाँ पर एक बार फिर मेरे जहन में यही आ रहा है
कि इंडियन क्रिकेट टीम में भी आमतौर पर ऐसा हो जाता था कि जो सबसे युवा, अगर महेंद्र सिंह धोनी बन गए लेकिन टीम में सचिन तेंदुलकर भी हैं, राहुल द्रविड़ भी हैं, कोई दिक्कत आती है उस हिसाब से कि एक युवा चेहरे की बात हम क्यों सुने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं छोटा हूं तो सभी का स्नेह मिलता है, सभी का दुलार मिलता है और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होती। अपने बड़ों से मैं सीखता हूं, जितने भी जो हमारे मंत्रिमंडल में भी हैं, पार्टी में भी हैं, सभी वरिष्ठ हैं और सबका एक बड़ा लंबा अनुभव है। उत्तराखंड ने 2017 के विधानसभा चुनाव में स्पष्ट जनादेश दिया था। 70 सीटों में से 57 पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे, 11 पर कांग्रेस के और बाकी की 2 सीटों पर निर्दलीय विधायक। आज हमारा उत्तराखंड विकास चाहता है, हमारा उत्तराखंड संभावनाओं से भरा आकाश चाहता है, हमारा उत्तराखंड अपने सपनों को साकार करना चाहता है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड फिर एक बार भाजपा की सरकार चाहता है। स्पष्ट जनादेश मिलने के बाद भी तब से अब तक उत्तराखंड ने 3 मुख्यमंत्री देख लिए हैं, लेकिन बीजेपी फिर से 2017 वाली चुनावी परफॉर्मेंस दोहराना चाहती है। इसीलिए पार्टी के सबसे बड़े नेता और प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड सरकार की 5 साल की परफॉर्मेंस भी गिना रहे हैं और नई परियोजनाओं का अंबार भी लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 30 दिसंबर को हल्द्वानी की रैली से कुमाऊं क्षेत्र को कई बड़ी सौगातें दी। गोलजू की यो पवित्र धरती कुमाऊं में आपू सबे भाई बहन को म्यार नमस्कार। वह सबे नान तिना के म्योर प्यार व आशीष। प्रधानमंत्री ने 17,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। देवभूमि को पीएम मोदी ने कुल 23 योजनाओं की सौगात दी, जिनमें पिथौरागढ़ में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम पूरा हो चुका है। नैनीताल में सीवेज नेटवर्क सुधार किया गया है। रोड चौड़ी करने के कई प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। इन सब की कुल लागत 3,400 करोड़ रुपए। मोदी ने उधम सिंह नगर में एक एम्स, ऋषिकेश में सैटेलाइट सेंटर, पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज का ऐलान किया। नए प्रोजेक्ट सफाई, आवास, सड़क, सिंचाई, उद्योग, स्वास्थ्य, पेयजल क्षेत्रों से जुड़े हैं। योजना लेकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड से विकास का वादा एक बार फिर दोहराया। उत्तराखंड में कनेक्टिविटी की जो बहुत बड़ी चुनौती रही है, उसे भी हम दूर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में भी करीब 9,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट तो सड़क निर्माण से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1200 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का काम भी शुरू हुआ है। विकास के वादे के साथ बीजेपी पहाड़ी राज्य में सत्ता के शिखर पर बैठने के लिए कई दांव चल रही है। बीजेपी ने इस बार 70 सदस्यों वाली विधानसभा में 60 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क करके मतदाताओं की नाराजगी दूर करने को कहा है। बीजेपी अध्यक्ष ने बूथ स्तर पर मतदाताओं के बीच काम करने को कहा है। उत्तराखंड के सैन्य परिवारों के साथ संपर्क बढ़ाने की योजना पर भी काम चल रहा है। राहुल गांधी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए। बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस भी डटकर मैदान में खड़ी है। अटकलों का बाजार गर्म है कि बीजेपी के पाले के बड़े नेता हरीश रावत से हाथ मिला सकते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस को बहुत उम्मीद है, इसीलिए ताकत भी पूरी झोंकी जा रही है। 16 दिसंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में राहुल गांधी ने रैली की। 1971 युद्ध के विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर सैन्य परिवारों को साधने का अभियान किया। उत्तराखंड में तकरीबन हर परिवार से एक व्यक्ति सेना में होता है। सैनिकों, पूर्व सैनिकों की संख्या 2.67 लाख बताई जाती है। सैन्य परिवारों के वोटरों की कुल संख्या कुल वोटर का 12% है। इसीलिए राहुल गांधी का चुनावी मंच 16 दिसंबर को सजा। अगर सैनिकों के परिवारों का साथ कांग्रेस को मिला तो बीजेपी के लिए चुनौती बहुत बड़ी हो सकती है। उत्तराखंड में सैनिकों की अहमियत इतनी है कि अपनी किस्मत आजमाती हुई आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर एक पूर्व सैनिक के नाम की घोषणा कर दी।
आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कर्नल कोटियाल उत्तराखंड में लंबे समय तक तैनात रहे। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने चुनावी दांव चल रहे हैं। राजनीति की रफ्तार तो तेज है, लेकिन सवाल ये कि उत्तराखंड के विकास की रफ्तार इतने साल में कितनी तेज हुई। उत्तरांचल का जो पूरा आंदोलन था वो एक अलग पहचान, एक अलग राज्य और इस मुद्दे को लेकर था कि एक पहाड़ी व्यवस्था में पहाड़ी राज्य के लिए बेहतर किया जा सकता है। लेकिन उत्तराखंड के गठन के बावजूद पहाड़ बनाम प्लेन्स का जो ये विवाद है वो चलता रहा। पहाड़ी क्षेत्रों की उपेक्षा का सवाल उठता रहा। यहाँ तक कि जो राजधानी है गैरसेण, उसे लेकर भी एक लंबे विवाद का विषय है। भले ही अभी उसे एक ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है, लेकिन लोगों का मानना है कि अगर जो मंत्री हैं वो बैठेंगे एक पहाड़ी इलाके में तो वो पहाड़ी इलाके के दर्द को बेहतर समझ पाएंगे। पहाड़ जितने लुभावने उतनी ही चुनौतियों से भरे। यहाँ खेती, किसानी, बिजली, पानी मिलना सब बहुत मुश्किल है। जब लखनऊ में बैठी सरकार बद्रीनाथ से बलिया तक शासन चलाती थी, तब उत्तराखंड उपेक्षित माना जाता था। देहरादून को राजधानी चुना गया तो उत्तराखंड में राजधानी का मुद्दा बन गया। मांग उठी कि गैरसेण को राजधानी बनाया जाए। गैरसेण को राजधानी बनाने की मांग बहुत पुरानी थी। गैरसेण गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर है। तर्क दिया गया कि दोनों मंडल के लोगों को सहूलियत होगी। इसी तर्क के आधार पर गैरसेण को राजधानी बनाने की मांग की जाती रही। 2020 में उस समय के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसेण को आधिकारिक तौर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया। 2021 में गैरसेण को 4 जिलों वाला नया मंडल घोषित किया गया। जिसको लेकर हमेशा यहाँ पर चर्चा होती है वो होता है पहाड़ वर्सेस प्लेन्स का जो एक बड़ा एक मैं कहूंगी मनमुटाव सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि नहीं। और बहुत लोग कहते हैं कि जब तक गैरसेण में पूरी तरीके से नहीं हो जाएगी राजधानी, जब तक नेता वहां नहीं रहने लेंगे तब तक उन्हें पता नहीं होगा कि पहाड़ों की समस्याएं क्या होती है। तो उस बाबत कुछ नहीं। हमारी सरकार ने गैरसेण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी है और अब काफी काम ग्रीष्मकालीन राजधानी से चलेगा। हमारी सरकार है पहली सरकार जिसने हिम्मत करी कि उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करी। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि गैरसेण हमारे लिए, सभी लोगों के लिए एक हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ केंद्र है और उसको हर संभव वहां की जितनी भी विकास की संभावनाएं हैं, जो भी संभावनाएं वहां पर खोजी जा सकती हैं, उसको केंद्र बिंदु में रखकर हम आगे बढ़ाएंगे उसको। संघर्षों के बाद अलग राज्य की बुनियाद तो रखी गई, लेकिन क्या बुनियादी उद्देश्य पूरा हो सका है? हम तो ये बोलेंगे कि विकास की राह में सरकार ने वैसे कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि आश्वासन देते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। देखिए, पहाड़ों में जितनी भी आज तक उत्तराखंड में सरकारें आई, किसी ने भी पहाड़ों की जो है स्थिति को ध्यान नहीं दिया, जिससे क्या कि लगातार पलायन बढ़ता रहा। सरकार तो ऐसा है साहब, हम लोग किसी की भी आए, लेकिन हमारे क्या है, जो गरीब जनता है उसका विकास होना जरूरी है। मैदानी इलाकों में विकास की रफ्तार पहाड़ों से कहीं तेज होती है। यहाँ एक सड़क बनने में बरसों लग जाते हैं। यहाँ 5-5 साल मौके देते हैं बस एक पार्टी को। हाँ जी। इसके पीछे क्या सोच रहती है? यही सोच रहती है मैम कि हम तो यही सोच के वोट देते हैं कि विकास होगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन बाद में उसके बाद वोट के बाद कोई दिखता ही नहीं है। तो आपको कोई ऐसा पॉलिटिशियन यहाँ लग रहा है जो बेहतर काम कर सके, या फिर 5 साल में अपना मन भर जाता है? मैम, मुझे तो अभी ऐसा कोई नहीं दिख रहा है, मतलब जिससे हम कुछ एक्सपेक्ट कर सके, क्योंकि काफ़ी मतलब टाइम से बीजेपी, हमारे यहाँ जो विधायक हैं वो बीजेपी के ही हैं। तो मतलब ऐसे अगर देखें तो बाकी वो एरियाज़ में उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन हम स्पेसिफिकली अगर एजुकेशन के फील्ड में देखें ना, या फिर मैं सिर्फ अपने गांव की बात कर सकती हूँ, तो ना तो हमारे लिए रोड है, ना नेटवर्क है। विकास के लिए हम लगभग 2000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। उत्तराखंड चुनाव में विकास तो बड़ा मुद्दा है ही, और भी कई मुद्दे चुनावी हवा में तैर रहे हैं।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों बेरोजगारी को लेकर बीजेपी को घेरने में जुटे हैं। कांग्रेस ने वादा किया है कि सत्ता में आने के बाद वो 9 नए जिले बनाएगी। हरीश रावत ने कहा कि डीडीहाट, रानीखेत, पुरोला, कोटद्वार, नरेंद्रनगर, काशीपुर, गैरसेन, खटीमा, वीरोंखाल को जिला बनाया जाना जरूरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक उत्तराखंड में भी मुफ्त योजनाओं पर बड़ा दांव खेल रहे हैं। केजरीवाल ने सत्ता में आने पर महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए देने का ऐलान किया। इससे पहले वो युवाओं को रोजगार, मुफ्त बिजली और मुफ्त तीर्थ यात्रा की घोषणा कर चुके हैं। हमने कहा हमारा चेहरा हाथ का निशान है, तो अतीत में कांग्रेस के द्वारा किए गए विकास के कार्य और जनहित में लिए गए निर्णय हमारा चेहरा है। हम उन निर्णयों के साथ आगे जाएंगे। स्पीकर, कांग्रेस ने जिस तरीके से यहाँ पे सिस्टम क्रिएट कर दिया ना, उसका 20% भी ठीक कर लो। कोई मेरे को बोलता है करप्शन यहाँ पे 49% है, कोई बोलता है करप्शन लेवल 58% है। मैं कहता हूँ 20% भी आप रोक लो तो 55,000 करोड़ का 20% कितना होता है? 11,000 करोड़। हम 5,000 रुपये जो दे रहे हैं युवा को रोजगार भत्ता, जब तक उसे नौकरी नहीं दिलवाते, हम 1,000 रुपये महीना हर महिला को जो 18 साल से ऊपर की है उसको उसके अकाउंट में डाल रहे हैं। हम अगर 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं, पता है इन सबको भी अगर हम इकट्ठा करके दे देना तब भी 11,000 रुपये खर्च नहीं हो रहे। उत्तराखंड में सभी पार्टियां कई लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान तो कर ही रही हैं, साथ ही मौजूदा सरकार को कई मुद्दों पर घेरा भी जा रहा है। उत्तराखंड के चुनावी रण में विपक्ष महंगाई को लेकर चुनाव में जनता के बीच जा रहा है। कांग्रेस चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष हरीश रावत लगातार महंगाई के मुद्दे पर पदयात्रा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल ने 5 दिवसीय गंगोत्री यात्रा की। कोटियाल ने गंगोत्री से गाजड़ा पट्टी मंडल तक जनसंपर्क का बड़ा अभियान छेड़ दिया। सरकार बनाने की आस में नेता जनता के द्वार जा रहे हैं तो चुनावी मंचों से बीजेपी पर प्रहार भी कर रहे हैं। 5 साल हो गए, आपने गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया, आपने जो क्षेत्रीय यहाँ पर हमारे उत्पाद हैं उनकी कोई आपने खैर खबर नहीं ली। तो आप नैरेटिव को जनता के नैरेटिव रखिए, किसान का मुद्दा रखिए, बेरोजगारी रखिए, महंगाई रखिए, भावनाओं में मत भाइये। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में इस बार भ्रष्टाचार और खासकर अवैध खनन एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में जुटी और मुझको ये ऑफर किया, तो जब सत्ता नग्न हो करके एक छोटे राज्य के अंदर इतनी बड़ी पोचिंग करना चाहे तो मैं विधायकों को भी दोष नहीं दूंगा। और इसलिए मैंने उस समय कहा था समय न्याय करेगा। जो लोग गए, आज उन लोगों ने भाजपा को कांग्रेस बना दिया है और कांग्रेस आज जो है बिल्कुल हर तरीके से नैतिक मूल्यों के आधार पर जो है फिर से एक चैलेंजर के रूप में खड़ी है। उत्तराखंड की उम्र हो गई है 21 साल, यानी गठन के बाद से अभी तक का वक्त, और यहां पर मुख्यमंत्री हो गए हैं 11। जब भी कोई वोटर वोट डालता है तो एक स्थायी सरकार उसकी उम्मीद भी है और उसका अधिकार भी है। लोकतंत्र में वोटर एक स्थायी सरकार के लिए वोट करते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्रियों का बार बार बदला जाना क्या एक मुद्दा हो सकता है? पांच साल बाद सरकार बदल देना उत्तराखंड में परंपरा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री बदला जाना भी यहां की परंपरा बन गई है। देखिए, बड़ा घिसा घिसाया फॉर्मूला हो गया है और उत्तराखंड जैसे बुद्धिजीवी राज्य में ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। लोग कह रहे हैं, ये एडमिशन है इस सरकार की फेलियर का, जो उन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदले। लोग ये सवाल कर रहे हैं उनसे कि तुम अच्छी सरकार नहीं दे सकते थे, मगर तुमने कोरोना काल में हमारे लोगों को मरने के लिए यूं ही छोड़ दिया। लोग सवाल कर रहे हैं, तो ये सब सवाल है, एक सवाल नहीं है, एक सवाल नहीं है। लोग ये समझ रहे हैं इस समय कि यार इन्होंने तो हमको मजाक समझ दिया है, जब चाहे जैसे चाहे मुख्यमंत्री बदल दें बिना अकाउंटेबिलिटी। और कोई भाजपाई अभी तक ये नहीं बता पाया कि क्यों त्रिवेंद्र सिंह बदला गया, क्यों तीरथ सिंह जो है को
हटा दिया गया और ये भी नहीं बता पाया कि क्यों इनको लाया गया, ये भी नहीं बता पाए। अब यहाँ सबको मालूम है गवर्नमेंट इस समय कोई मुख्यमंत्री थोड़ी चला रहा है, इट इज बीइंग रन बाय सम एक्सपर्ट जो वहाँ बैठते हैं, जो है दिल्ली में, उनके द्वारा रन की जा रही है सब। उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हुए हैं और 21 साल के इस छोटे समय में पुष्कर सिंह धामी राज्य के 11वें मुख्यमंत्री हैं, जबकि भौगोलिक तौर पर कमोवेश वैसे ही राज्य हिमाचल प्रदेश ने 58 सालों में केवल 14 मुख्यमंत्री ही देखे हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर यह सवाल उठने लगा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। उत्तराखंड में फिलहाल किसी पार्टी ने सीएम चेहरे का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन इस पद को लेकर सत्ता की दावेदार दो बड़ी पार्टियों में अंदरूनी खींचतान नजर आती है। बीजेपी में हड़क सिंह रावत शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं, तो हलचल कांग्रेस में भी है। हरीश रावत को राज्य में पार्टी के संगठन का सहयोग नहीं मिल रहा, इस तरह की शिकायतें आम हैं। माना जा रहा है कि हरीश रावत की नाराजगी कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रीतम सिंह को लेकर है। उत्तराखंड की सियासत में हरीश रावत और प्रीतम सिंह के 36 के आंकड़े जग जाहिर हैं। ऐसे में दोनों के बीच सियासी वर्चस्व को लेकर शहमात का खेल चलता रहता है। 2022 के चुनाव को लेकर एक बार फिर से दोनों अपनी अपनी जुगत में लगे। हरीश रावत खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करवाना चाहते हैं। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव समेत केंद्रीय लीडरशिप 2022 का चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ने की बात कह रहा है। हरीश रावत इस बात को लेकर आशंकित दिख रहे हैं कि चुनाव के बाद कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर कोई और चेहरा न नजर आ जाए। खुशी है इस बात को कहने की कि हमने सबने राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में बैठक की और ये उसमें तय किया कि चुनाव में हम हरीश रावत जी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में, उनके अगुवाई में हम चुनाव लड़ेंगे। सबने ये माना, कांग्रेस के जितने हमारे राज्य स्तर के नेता हैं सबने इस बात को स्वीकार किया। और जहां तक मुख्यमंत्री बनने, आप जो असली आपका मकसद है मुख्यमंत्री बनने, इस पर भी हमने निर्णय किया कि कांग्रेस के जीते हुए विधायक और हमारा हाईकमान चुनाव जीतने के बाद इस बात पर बैठकर निर्णय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सबने निर्णय किया है। हमारी परंपरा रही है, हमारी रणनीति भी कह सकते हैं आप, हमारी रणनीति है और हमारी रणनीति को बनाने के लिए हम स्वतंत्र हैं। हमें किसी की ओर थोड़ी देखना है कि कोई हमसे समझाएगा कि आप ऐसी रणनीति बनाओ। हमारी रणनीति है और उस रणनीति के तहत हम काम कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि भाई आपने उनको पूछा चेहरा कौन है, उन्होंने कहा कमल का फूल है। हमने कहा हमारा चेहरा हाथ का निशान है। तो अतीत में कांग्रेस के द्वारा किए गए विकास के कार्य और जनहित में लिए गए निर्णय हमारा चेहरा है। हम उन निर्णयों के साथ आगे जाएंगे। इन्होंने कहा हरीश रावत जी कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। हमने कब मने करी, फिर दिल्ली से स्वागत कराने की क्या जरूरत थी? जगह जगह फिर स्वागत दोबारा करा रहे हो। जनता की इच्छा थी, ये जनता की इच्छा थी आपको, फिर जगह जगह आप स्वागत करा रहे हो। उत्तराखंड के लोगों की इच्छा थी। हमने कहा मने कि आपको आप थे होंगे। अगर आपके स्वागत के लिए लोग नहीं जुटे तो हमारा क्या कसूर है? फिलहाल कांग्रेस के पास हरीश रावत ही उत्तराखंड में सबसे प्रभावशाली और वरिष्ठ नेता है। पर चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने क्या संकेत दिया, ये दोनों पक्ष अभी भी नहीं समझ पा रहे। पार्टी हाईकमान ने हरीश रावत को चुनाव की कमान सौंपी और उन्हीं की पसंद गणेश गोडियाल को संगठन की कमान दे दी। लेकिन गोडियाल को संगठन में फेरबदल करने की छूट नहीं दी गई, यानी संगठन गणेश गोडियाल के हाथ, लेकिन संगठन के पदों पर प्रीतम सिंह के करीबी। पर सवाल ये उठता है कि वोट देते समय जनता के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कितना जरूरी है। जैसे हमारे दो मुख्यमंत्री बदले हैं, इसमें हमें नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि आप देख रहे हो जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसके बाद हमारे जो अगले वो तो फिर ऐसी स्पीचें देते थे कि क्या क्या बात आए। फिर धामी जी भी कर रहे हैं थोड़ा विकास, लेकिन अब उनके पास समय भी काफ़ी नहीं है क्योंकि चुनाव जल्दी आने वाले हैं। थोड़ा उनके पास समय होता तो वो करते। जो गरीब जनता है उसका विकास होना ज़रूरी है। हमें सरकार से मतलब नहीं है, नेता अच्छा होना चाहिए। हम तो वोट उसी को देंगे जो नेता अच्छा हो, पार्टी से मतलब नहीं है। बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, तो अगर जो नेता हमें ठीक लगेगा तो हम उस नेता को ही वोट देंगे।
मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ ही ये बात भी उतनी ही आवश्यक हो जाती है कि कौन सी पार्टी स्थायी सरकार देने में सक्षम होगी। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ रहा है, बहुत भावुक मुद्दा यहाँ के लोगों का रहा है। ऐसे ऐसे गांव हमारे सामने हैं जहां पर मुश्किल से गिनती के लोग बच जाते हैं। उस पलायन को रोकने का सियासी वादा बहुत होता है और बार बार के चुनावों में होता है, लेकिन क्या इस बार पलायन पर किसी तरह का अंकुश लगा या अभी भी स्थिति वैसी ही? 2018 में जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी मधुलिका रावत के साथ पौड़ी गढ़वाल जिले में पड़ने वाले अपने पैतृक गांव सैण गए थे। उस वक्त उन्हें 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। जनरल रावत ने गांव से पलायन पर चिंता जताई थी। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद गांव में स्कूल खोलने की बात भी कही थी। कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। उसकी वजह है सड़क का न होना, रोजगार का न होना। कमोवेश पहाड़ के गांवों का हाल वैसा ही है। पलायन उत्तराखंड का शोक गीत बन चुका है। बेहतर भविष्य की तलाश में सड़क पकड़कर लोग शहरों तक पहुंच गए। गांव वीरान होते रहे, उजाड़ होते रहे। लोग छोड़ के गए हैं क्योंकि जिनके बच्चे पढ़ने वाले, यहाँ स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कहाँ जाएगा आदमी? यहाँ सुविधा भी नहीं है, गाड़ी नहीं है, मोटर नहीं है। अब कुछ तो लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं, जो कुछ कोर्स करने के लिए चले जाते हैं, कुछ फिर जिनका मकान ही है तो कुछ उसलिए चले जाते हैं, और कुछ बेरोजगार है यहाँ पे, कुछ नौकरी की तलाश में चले जाते हैं। उत्तराखंड सरकार ने 2017 में पलायन आयोग बनाया था। आयोग के अनुसार उत्तराखंड में पिछले 10 साल में 700 से ज्यादा गांव खाली हो चुके हैं, जबकि 1,19,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। 50% लोगों ने जीवन यापन के लिए अपने गांवों को छोड़ दिया, जबकि आधे लोग खराब शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण गांव छोड़ गए। 2011 और 2017 की जनगणना के अनुसार 734 गांव में कोई भी नहीं था, जबकि 565 गांव खाली मिले। पहाड़ों पर बसे उजाड़ गांवों की कहानी उत्तराखंड की पुरानी त्रासदी है। ये तभी रुक पाएगी जब गांव तक सड़क, युवाओं तक रोजगार, बच्चों तक शिक्षा पहुंच पाएगी। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ देवों ने खुलकर प्यार लुटाया है। यहाँ गंगा यमुना दोनों का उद्गम स्थल भी है, लेकिन प्रकृति ने जितना कुछ दिया है, आपदा वो वापस भी लेता है। और इसीलिए उत्तराखंड को आवश्यकता शोध की है, अनुसंधान की है, ऐसे निर्माण की है जो आपदा के सामने भी दुरुस्त रह सके। प्रकृति का सबसे सुंदर रूप दिखाने वाले उत्तराखंड पर प्रकृति का प्रकोप ऐसे ही बरसता है। पहाड़ों में निर्माण की रफ्तार बहुत धीमी होती है, लेकिन विनाश प्रकाश की गति से आता है। इस साल आई आपदा में करीब 80 लोगों की मौत हो गई। शासन की शुरुआती रिपोर्ट में 900 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही गई। सड़कों, पुलों, घरों और सरकारी भवनों सहित फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण 400 से अधिक सरकारी स्कूलों को भी नुकसान पहुंचने का अनुमान है। आपदा से काश्तकारों को लगभग 97 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान है। अकेले नैनीताल जिले में 236 करोड़ के नुकसान का अंदाजा लगाया है। आपदा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अक्टूबर में उत्तराखंड दौरे पर गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही एक राष्ट्रीय आपदा शोध और अध्ययन संस्थान खुलेगा। शाह ने तब कहा था कि संस्थान के लिए जल्द 4 बैठकें होंगी। बैठकों के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। विकास की योजनाओं का प्रकृति के साथ संतुलन बैठाने से ही उन्हें आपदाओं से बचाया जा सकता है। देवों की भूमि है ये, लेकिन भौतिक विकास जो है वो तो यहाँ की सरकारें ही कर सकती हैं। उत्तराखंड की अपेक्षाओं पर आपने देखा श्वेत पत्र। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।